डर किस बात का? पुलिस का और किसका? चलो यूं ही समझ लो, ये बेइज्जती अच्छी लग रही है। वैसे हाथों की लकीरों का तुमने क्या किया? सब बदल दी हैं। हमारे यहाँ के फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट बेज़हीन होते हैं। मैंने कहा, और मैं तो जैसे गधा हूँ। क्यों? तालुत आंखें निकाल कर बोला, ये बात नहीं है। बस फिर कोई बात नहीं है, फजूल बातों से परहेज करो। तालुत हाथ उठाकर बोला और मुझे हंसी आ गई। दांत निकालने की जरूरत नहीं, तुम्हें ऐसा करना होगा। तालुत ने फैसला कुन लेजे में कहा। अब मैं क्या जवाब दूं? बहरहाल कोशिश करूंगा, लेकिन इसका नतीजा मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, नतीजा जब निकलेगा तब समझ में आ जाएगा। अब इसे कैसे आ जाएगा? लेकिन तुम्हें आखिर इससे क्या दिलचस्पी है तालुत? देखो आरिफ, तालुत इश्क करेगा तो तुम भी करोगे, तालुत शादी करेगा तो तुम भी शादी करोगे। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छी जबरदस्ती है। बस अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी पारसाई से हूँ वाकिफ हूँ। अब वो ऐसी भी बुरी नहीं है। पारसा तो मैंने खुद को कभी नहीं कहा। तालुत, संजीदा होने की कोशिश मत करो। जाओ लगन से काम करो, कामयाबी होगी। बहुत बेहतर पीरो मुर्शद। ये शकीला कहाँ है? बहुत गैर हाजिर रहने लगी है। बुलाकर लाऊं? मैंने कहा। नहीं, खुद आ जाएगी। मेरा जज्बा इश्क देखना चाहते हो? तालुत बोला। जरूर दिखाओ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजहंस, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तालुत छत की तरफ मुंह उठाकर बोला और मैं मुस्कुराने लगा। खूब, तो गोया आप उसे प्यार से राजहंस कहते हैं? अच्छा नाम है, मुझे पसंद है। तालुत ने कहा। इसी को दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर शकीला की आवाज सुनाई दी। मैं अंदर आ सकती हूँ? तशरीफ लाइए, तालुत ने जवाब दिया। शकीला मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। मैं बाहर जा सकता हूँ? मैंने खड़े होते हुए कहा। अरे अरे हैरियत, यानी मेरे आते ही? शकीला ने कहा। यही मुनासिब भी है, क्योंकि आजकल आपने हमारे करीब रहना छोड़ दिया है। मेरे बजाय तालुत ने जवाब दिया। लेकिन आप लोग तो इनके साथ थे, इसलिए फिर यफ्शा की बड़ी जोक बन गई है। एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ती। इसने मेरी शक्ल से अपनी सहेलियों को धोखा देने के दर्जनों मंसूबे बना डाले हैं। बस अजीब है, मकाना हरकतें करती रहती है। वो तो बस दीवानी हो गई है मेरी। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। जिस तरह एक मुल्क के दो बादशाह नहीं हो सकते, इसी तरह एक खातून के दो दीवाने नहीं हो सकते। तालुत ने कहा। शकीला सुर्ख हो गई। इसने घबराई हुई निगाह से मेरे तरफ देखा, लेकिन मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी थी। अलबत्ता मैंने मुस्कुराते हुए तालुत से पूछा, ओहो, इनका दूसरा दीवाना कौन है? इत्तेफाक से कमरे में कोई पत्थर नहीं है, वरना मैं उसे उठाकर तुम्हारे सरबत दे मारता। तब तुम्हें अंदाजा होता कि दूसरा दीवाना कौन है। तालुत ने कहा। वैसे मैं तुम्हें शक्ल से दीवाना नजर नहीं आता? हमेशा से नजर आते हो, ये कौन सी नई बात है? लेकिन मेरा सर क्यों फोड़ा जा रहा है? इसलिए कि तुम अभी तक बाहर नहीं गए। तालुत ने कहा। जा रहा हूँ। मुझे इल्म है, मोहब्बत में इंसान बेहद खुदगर्ज हो जाता है। मैंने उठते हुए कहा, दरवाजे से बाहर निकल आया। शकीला की गर्दन झुकी हुई थी। बहरहाल मेरे होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। इस बार तालुत संजीदगी से मर्ज़े इश्क में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन इस बार मैं इसे मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि शकीला कोई बुरी लड़की नहीं थी। और बहरहाल ये तालुत का अपना फेल था। अगर वो किसी शरीफ लड़की को पसंद करके इसे शादी करना चाहता तो वैसे कैसे रोक सकूंगा? तो अब उसे समझा भी नहीं सकता। ये बात मेरी खुदगर्जी पर महमूल समझी जाती। मैं अपनी हिफाजत की आदत से रोकने की कोशिश नहीं कर सकता था। खुदा करे ये मोहब्बत कामयाब हो। आज तो तालुत ने खुलकर ऐलान कर दिया था और शकीला के चेहरे की सुर्खी और शर्म इस बात की गवाह थी। लेकिन वो अहमक मुझे भी फंसा रहा था। अफशा शकीला की हमशक्ल थी, खुश मिजाज थी, आला खानदान से थी, लेकिन जरूरी तो नहीं था कि वो भी मुझे पसंद कर ले। तालुत ने दावा किया था वो चाहे तो अफशा मजनू की मदद मेरे लिए सेहरा गर्दी करने लगे, लेकिन ये फजूल बात थी। दिल के सौदों में मैं तालुत की मदद नहीं चाहता था, लेकिन इसके साथ ही मेरे ज़हन में और भी बहुत से ख्यालात थे। मैं अपनी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ था। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अकब से सीमी की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। अरे साइम भाई, कहाँ घूम रहे हैं? और मैं रुक गया। सीमी, एहसान और अफशा आ रहे थे और फिर वो मेरे करीब पहुंच गए। सीमी बाजी, अफशा ने सीमी को पुकारा। हूँ, आपको यकीन है ये साइम साहब है? हाँ, क्यों? सीमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बराए करम मुझे इन दोनों की कोई नुमाया पहचान बता दें। दिल की आंखें खोलो अफशा, मुश्किल ना रहेगी, सीमी ने जवाब दिया। ये जज्बाती बातें हैं सीमी बाजी, खुदा की कसम मैं इन दोनों में तमीज नहीं कर सकती। अफशा ने कहा। जज्बात ही तो जिंदगी का इजहार करते हैं अफशा, खुदा की कसम मैं सिर्फ दिल से नहीं पहचानती, वरना मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है हजरात, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं आदिल हूँ, मैंने शरारतन कहा। साइम भाई, आपकी सीमी धोखा नहीं खा सकती, और एहसान भी। एहसान ने कहा। मैं हंसने लगा। क्या ये सच है? अफशा ने परेशान लहजे में पूछा। क्या अफशा साहबा, आप साइम ही हैं? जी, तब तो सीमी बाजी काबिल दाद है। मैंने दिल की आंखों की बात की थी अफशा, लेकिन सीमी बहन सब आपका सा दिल कहाँ से लाएंगे? और फिर आपसे जो कुर्बत है, आप उसे अफशा साहबा पर क्यों मुसलत कर रही हैं? मैंने कहा। अफशा दूसरी तरफ देखने लगी। सीमी ने मुस्कुराते हुए इसकी शक्ल देखी, बोली, हाँ, मेरी निगाह से अगर कोई देखे तो मैं कहूँ कि तुम क्या हो? आदिल कहाँ है? इबादत कर रहे हैं, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? इबादत मेरा मतलब है आम फहम लफ्ज है, मगर इसका इबादत के लिए वक्त तो मुतय्यन नहीं है ना। जब दिल चाहे दिल तलब करे, मैंने जवाब दिया। मगर इससे कबल तो है कहाँ? अपने कमरे में। आओ देखें तो सही। आप चलिए, मैं भी हाजिर होता हूँ, मैंने कहा। वो सब तालुत के कमरे की तरफ बढ़ गए। फिर मैंने दूर से तालुत के कमरे में झांकते हुए देखा। फिर सब के सब दरवाजे कान लगाकर खड़े हो गए थे। मेरे सीने में कहके मचल उठे। मैं अंदाजा लगाने लगा कि तालुत का जब मेरी शरारत का पता चलेगा तो कितना सीखा होगा। बहरहाल खुद मैं ने इस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं समझा था। फिर मैंने इन सबको तालुत के कमरे में दाखिल होते देखा और कान दबाकर वहां से आगे बढ़ गया। बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी। फिर मैं जानबूझकर रात के खाने तक तालुत की निगाहों से उछल रहा। नवाब जलालुद्दीन से गप्पे हाँकता रहा था। फिर नवाज साहब का टेलीफोन आ गया, उठकर चले गए। तब तसद्दुक और कमाल हाथ लग गए। हाँ, रात के खाने पर सब साथ थे। नवाब साहब का चेहरा मुसरत से सुर्ख हो रहा था। हजरात, उन्होंने खाने की मेज पर सबको मुहादर किया। वो मुश्किल तमाम मैंने अब तक सब्र किया है, लेकिन अब मेरा पेट इस इतला से हाली नहीं हो पाएगा। मैं खाना नहीं खा सकूंगा, इसलिए आपके लिए खुशखबरी है, सुनिए। हैरियत, होम सेक्रेटरी ने बतौर खास मुझे टेलीफोन किया था। ओह, तनवीर साहब ने खुश होंठों पर जुबान फेरी। जाहिर है उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर खसूसी हदायत जारी की थी। चनाचा काम भी नहायत फुर्ती से हुआ। जिस शख्स ने फर्म
حشمت بردر سے گون کیا تھا، پھر اس نے کئی قتل بھی کیے، پولیس سے فرار بھی۔ اس کا نام عارف ہے، وہ شہزادہ عادل اور سائم کا ہمشکل ضرور ہے، لیکن اس کا کوئی بھی تعلق ان دونوں حضرات سے نہیں ہے۔ فنگر پرنٹس ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کر دی ہے، وہ کوئی اور ہی شخص ہے۔ چنانچہ ہوم سیکرٹری نے پیشکش کی ہے کہ پولیس باضابطہ معافی مانگ سکتی ہے اگر یہ دونوں حضرات چاہیں تو، اور سرکاری طور پر ان کی رہائش کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے ان دونوں کی طرف سے کہہ دیا ہے کہ ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ نواب صاحب کے خاموش ہوتے ہی پرزور تالیاں بجی، سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میرے اوپر معافی خاص طور سے فرض ہو گئی ہے، تنویر صاحب شرمندہ لہجے میں بولے۔ ارے نہیں تنویر، بس بات ختم ہوگی، خدا کی قسم ان کے ضرب سے واقف ہو جاؤ گے تو انہیں کسی اور ہی دنیا کے انسان پاؤ گے۔ مجھے اعتراف ہے، تنویر صاحب نے کہا، بس اب کھانا شروع کیا جائے۔ نواب صاحب بیٹھ گئے، کھانا شروع ہو گیا۔ کھانے کے دوران میں نے کن اکھیوں سے طالوت کی شکل دیکھی، وہ نارمل تھا۔ ایک آدھ بار میں نے اسے آنکھیں بھی ملائیں، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ تب میں نے سکون کا سانس لیا، گویا مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ بھائی اب کوئی عمدہ سا پروگرام بن جائے تنویر۔ نواب صاحب کھانے سے فارغ ہو گئے، بولے میں حاضر ہوں بھائی صاحب، میں حاضر ہوں، پروگرام بناؤ۔ میرے خیال میں کل کا دن میرے باغ میں گزارا جائے، سوئمنگ وغیرہ کی جائے، پھر وہیں بیٹھ کر کوئی دوسرا پروگرام بنائیں گے۔ منظور ہے، نواب صاحب نے کہا، اور ہاں تمہارا وہ استبل بھی تو وہیں کہیں ہے، باغ سے تھوڑی دور ایک عمارت ہے، لیکن بھائی صاحب میرے گھوڑے بس اب نام کے ہیں۔ خیر یہ طے ہے جی۔ اب رات کا کیا پروگرام ہے؟ جو حکم بھائی، میں تو شطرنج کھیلنا چاہتا ہوں، پبلک کی کیا رائے ہے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہم سب پائیں باغ کی سیر کریں گے، سیمی نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، نواب صاحب نے کہا، سب کھانے کے کمرے سے نکل آئے۔ اگر آپ حضرات کو شوق ہو تو میں پائے باغ میں موسیقی کا بندوبست کرا دوں؟ افشا نے پوچھا۔ واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، سیمی رحسان نے کہا۔ تب مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دیں، آؤ تصدق آؤ کمال، افشا نے کہا۔ ہم بھی لباس وغیرہ تبدیل کر کے آئیں۔ طالوت نے کہا، ضرور، مگر ہم دونوں واپس چل پڑے۔ میں خاموش تھا۔ کیا سوچے عارف؟ طالوت نے حسب عادت پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ خوش نہیں ہو؟ کیوں نہیں، ساری زندگی کے لیے جان چھوٹ گئی۔ ویسے یار تمہارے ہاں کا قانون بھی عجیب ہے، جب انسان مجرم ہوتا ہے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا، اور جب نہیں ہوتا تو سب اس کی جان کو آ جاتے ہیں۔ ہاں طالوت، بہرحال اچھا ہی ہوا، میں نے گہری سانس لی۔ ہم نے لباس تبدیل کیے، پھر باہر نکل ہی رہے تھے کہ افشا پہنچ گئی۔ تیار ہو گئے آپ لوگ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کچھ خاص تیاری کرنی تھی کیا؟ طالوت نے پوچھا۔ ارے نہیں، بس ایسی پوچھ رہی تھی۔ دوسرے لوگ پہنچ گئے؟ ہاں، سیمی باجی احسان بھائی کو روانہ کر کے آئی ہوں، افشا نے جواب دیا۔ طالوت نے گردن ہلا دی۔ پھر ہم لوگ پائیں باغ کے اس خوبصورت حصے میں پہنچ گئے جہاں درختوں کی جڑوں میں روشنیاں چھپی ہوئی تھی، رنگین کرسیاں بچھی تھی، درمیان کی میزوں پر خوش رنگ پھلوں کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ تمام لوگ پہنچ چکے تھے، روشنی اس قدر مدھم تھی کہ شکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھی، تاہم پتہ چل رہا تھا کہ کون کون ہے۔ آئیے حضرات، سیمی کی آواز سنائی دی۔ افشا، تم نے تو چند منٹ میں ہی بہت کچھ کر ڈالا۔ نہیں سیمی باجی، ہم اکثر یہاں کے یہ پروگرام رکھتے ہیں، میں آپ کو بڑی عمدہ چیزیں سنوا رہی ہوں، افشا نے کہا، اور در حقیقت افشا بے بذوق تھی۔ درختوں ہی میں مائک چھپے ہوئے تھے، ہواؤں کے سسراہٹ کے ساتھ ہی انسانی سرگوشیاں ابری۔ کسی نوجوان کی آواز سنائی دی، ایک روح کی مانت، سسکتی ہوئی روح کی مانت، اور پھر جواب میں عجیب سا سما بند گیا۔ پھر ایک زخمی نغمہ پھڑپھڑانے لگا۔ سب خاموش تھے اور بہت غور سے سن رہے تھے۔ نغمہ جاری رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ کئی منٹ تک سکتا سا طاری رہا، سب متاثر تھے۔ پھر جب ہوش آیا تو تالیاں گونج اٹھی۔ یہ افشا اتنا اعلیٰ ذوق رکھتی ہے، معلوم نہیں تھا، احسان نے کہا۔ واقعی افشا کمال کر دیا، لیکن یہ آوازیں کس کی تھیں؟ سیمی نے پوچھا۔ میں نے ایسے بہت سے ریکارڈ تیار کرائے ہیں باجی، ان میں مختلف آرٹسٹوں کی آوازیں ہیں، تاریخ کے چند کرداروں کو سنیں گی؟ او ہاں ضرور، تو سنیے، یہ زیب النساء ہے اور دوسرا اس کا محبوب نواب عاقل۔ افشا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ مغلیہ دور کی صوتی تصویریں اجاگر ہونے لگی، کنیزوں کی چیلے، خداموں کی دستبردہ آہٹیں اور خواجہ سراؤں کی آوازیں، اور پھر زیب النساء کی شیریں آواز، فارسی کا شعر، اس کے بعد ایک غزل جو مشاعرے سے انداز میں تھی، واقعی کمال کر دیا تھا۔ طالوت بھی بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ موسیقی کا پروگرام اس قدر حسین تھا کہ بس داد نہ دی جا رہی تھی، البتہ تربیہ نغموں کے لیے خاص ماحول پیدا کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد نغمے کا لطف بس دل مو لیتا تھا۔ آپ بھی تم اس پر عاشق نہیں ہوئے؟ طالوت نے سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے چونک کر کہا۔ مطلب ہی پوچھو گے؟ طالوت دانت پیس کر بولا۔ یار تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، دماغ خراب ہو گیا تو سر پر پتھر ماروں تاکہ عقل آ جائے۔ کیوں مرچے چبا رہے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا۔ خدا کی قسم، شکیلا پر عاشق نہ ہوا ہوتا تو اس وقت افشا کے ذوق پر ضرور عاشق ہو جاتا۔ طالوت نے کہا۔ او، میں نے طویل سانس لی۔ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ طالوت گرایا۔ لیکن کیوں میرے بھائی، تم نے ابھی تک اسے اظہار عشق نہیں کیا؟ یار طالوت، ہاں بکو، ہمت نہیں پڑتی، دیکھو میرے سامنے فضول باتیں کی نہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ قسم لے لو، ایسے ویسے ماحول کی دوسری بات تھی، اس شریف لڑکی سے کچھ کہتے ہوئے ہلکا سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ ابے کہہ تو دو، نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ کل ہم پکنک منا رہے ہیں۔ ہاں پھر؟ وعدہ کرتا ہوں وہاں۔ آخری وعدہ؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں یار، آخری وعدہ، میں نے کہا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ رہی تھی۔ طالوت کسی خیال میں گم ہو گیا، پھر اس نے چونک کر گردن اٹھائی اور شکیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ بلا دوں؟ میں نے شرارت سے کہا۔ دل تو چاہ رہا ہے مگر رہنے دے یار، آج دن میں ہی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم گئے تو یہ غولے بیابانی آدم کا؟ طالوت نے کہا۔ او اچھا، میں نے بڑی سنسنی محسوس کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کو میرے اوپر شبہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال یہ عمدہ بات تھی، ورنہ میری جان کو آ جاتا۔ میرا خیال ہے انہوں نے چھپ کر ہماری باتیں بھی سنی تھی۔ وہ تو کیا، ہاں پھر اچانک سب اندر گھس آئے۔ صاف تو نہیں کہا، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ سن لیا تھا، ان کی بکواس سے اندازہ ہوتا تھا۔ اور لیکن تمہارے درمیان گفتگو کیا ہو رہی تھی؟
बको मत। तालुत होंठ बीच कर गुराया, मेरी हंसी छूट गई। तालुत हुआ निगाहों से मुझे देख रहा था। ठीक है, चाहे दूसरों को सब मालूम हो, मैंने शिकायती अंदाज में कहा। तालुत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला रहा था। ये नगमा भी खत्म हो गया, फिर शायद इंटरवल हो गया। अफशा ने सबको फ्रूट और मशरूब की दावत दी। फुलचड़ियां छूटने लगी। वैसे इतनी खूबसूरत रात पर सब ने अफशा को मुबारकबाद दी। आपको भी पसंद आया ये प्रोग्राम या नहीं, उसने हम दोनों से पूछा। दूसरे लोगों ने जितनी दाद दी है, हमारी तरफ से 10 से ज़रब दे लो। तालुत ने मुस्कुराते हुए कहा। और आपका क्या ख्याल है साइंस साहब? उसने मेरी तरफ देखा। ज़रब ही की बात है तो मेरी तरफ से आप 25 से ज़रब दे दें, मैंने जवाब दिया। ओहो, आप लोग बड़े फ्राक दिली का सबूत दे रहे हैं, मैं मगरूर हो जाऊंगी। फ्रूट लीजिए ना। वो हमारे सामने बैठ गई। फिर उसने चौंक कर इधर उधर देखा। अरे शकीला, कहाँ हो? यहाँ हो भाई। अफशा के अंदाज में हल्की सी शरारत थी। तालुत ने सर खुजाया था, लेकिन वो फौरन संभल गया। वैसे मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं मोहतरमा, आप आदिल को सैम कहकर मुखातिब कर रही हैं, वो बोला। हरगिज नहीं, अफशा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, कमाल है? तालुत ने कहा। आप कोई कमाल नहीं है। अफशा शरारत से बोली। क्या मतलब? शकीला ने मुझे आपकी खास पहचान बता दी है। अफशा ने कहा। तालुत सच में झिप गया। इस दौरान शकीला वहां पहुंच गई थी। क्या बातें हो रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बस यूं ही पहचान की बातें हो रही थी। सच बताना शकीला, क्या तुम्हें कभी इन दोनों को पहचानने में कोई दिक्कत हुई? हाँ, इब्तिदा में कई बार, शकीला ने सादगी से कहा। शुक्र है बात इब्तिदा की थी। अफशा ठंडी सांस लेकर बोली। क्या मतलब? शकीला ने पूछा। अब क्या मैं इतनी मतलबी हूँ कि हर बात मतलब से करूंगी? अफशा पूरी तरह शरारत पर आमादा थी। ओह, शकीला हंसने लगी। वैसे वाकई बड़ी अनोखी सिचुएशन है। फर्ज करो अगर कोई शख्स किसी को चाहता है और इसे इजहार इश्क कर देता है, उसका जवाब इसके हमशक्ल से मांगता है। मेरी एक दरख्वास्त है मिस अफशा। तालुत बोला। फरमाइए फरमाइए। अफशा डिटाई से बोली। आप अपने गले में कोई निशानी लटका लीजिए। ओह, आप फिक्र ना करें। आप अगर कभी गलतफहमी का शिकार हुए तो मैं बुरा ना मानूंगी, जल्दी से अपना नाम बता दूंगी। खैर, अब मेरी आंखें इतनी कच्ची भी नहीं है। तालुत ने तवीज सांस लेकर कहा। ये ना कहीं आदिल भाई, हम आपको धोखा भी दे सकते हैं। चैलेंज कर दो मुझे, तालुत ने कहा। जाने दें, हमें किसी को परेशान करने से क्या फायदा। क्यों शकीला? मुझे क्या मालूम? शकीला ने बुखलाए हुए अंदाज में। क्या हुआ भाई, ये इंटरव्यू कब खत्म होगा? एहसान ने हाँक लगाई। बस एहसान भाई, अभी दूसरा दौर शुरू हो जाएगा, अफशा ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हात की माजरत तलब करके उठ गई। तालुत शरारत में निगाहों से उसे जाते हुए देख रहा था। फिर उसने शकीला की तरफ रुक करके कहा। शकीला, तुम्हारी इस लड़की के बारे में क्या राय है? कौन लड़की? शकीला जैसे किसी ख्याल से चौंक पड़ी। ओहो, कहाँ हैं आप? मैं भी चुप ना रहा। ओ यही, हाँ यही, शकीला है मकान अंदाज में बोली। अफसोस, सच्ची हासी लड़की थी। कौन? शकीला बदस्तूर घबराई हुई थी। शकीला की बात कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। शकीला फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। मिस शकीला, आप इस शख्स की बातों पर तवज्जो मत दें, मैं आपसे अफशा के बारे में पूछा था। तालुत का बुलाऊं उसे? जी नहीं, तालुत ने गहरी सांस ली। आप बदहवास ना हो, मैं अभी हाजिर हुई। हाँ हाँ, आप तशरीफ रखिए, मैं गायब हुआ जाता हूँ। हाँ हाँ, आप तशरीफ रखिए, मैं गायब हुआ जाता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। शकीला चिम गई। तफा हो जाओ। तालुत दूर आया और मैं हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मौसीकी का प्रोग्राम खासी रात गए जारी रहा। किसी बुजुर्ग ने बच्चों के मशागल में दखल नहीं दिया था। फिर जब सब थक गए तो मुतफिका तौर पर प्रोग्राम बंद कर दिया गया। सब आराम करने अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। दूसरा दिन हस्बे मामूल था, लेकिन तनवीर साहब बाकी पिकनिक तैयारियों में मुश्किल थे। सुबह का नाश्ता घर पर ही किया गया और नाश्ते के फौरन बाद सब लोग गाड़ी में सवार होकर बाग की तरफ चल पड़े, जहां तसद्दुक पहले ही पहुंच गया था। बिलाशुबा जिंदा दिल लोग थे। तनवीर साहब ने बेहतरीन इंतजाम किए थे। बुजुर्ग साथ जरूर थे, लेकिन नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब एक गोशे में शतरंज की बाजी लगाकर बैठ गए। नौजवानों के किसी शुगल में उन्होंने दखल न दिया। कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे और कुछ सैर तफरीह। तालुत न जाने कहा था। शकीला भी नजर नहीं आ रही थी। मैं सेब के एक दरख्त के नीचे खड़ा गर्दन उठाए खुश रंग सेबों को देख रहा था कि अफशा मेरे पास पहुंच गई। जी, उसने सवालिया अंदाज में पूछा। ओ फरमाइए मिस अफशा। उसे तनहा पाकर मैं किसी कदर गड़बड़ा गया। क्या मतलब? अफशा हैरत से बोली। मतलब भी आप ही बता दें, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। क्या गड़बड़ा है भाई? अफशा उलझे हुए अंदाज में मुस्कुरा दी। बखुदा मुझे तो नहीं मालूम, आपने मुझे बुलाया नहीं था। ये पैगाम किसने दिया आपको? आदिल भाई ने। तब ठीक है, मैंने हंसते हुए कहा। गोया आपने नहीं बुलाया था, ये उनकी शरारत थी। बहरहाल मुझे ये शरारत पसंद आई। आप स्विमिंग नहीं करेंगे? पानी से डर लगता है। क्यों? डूब जाऊंगा। अरे नहीं, स्विमिंग पूल इतना गहरा नहीं है, अफशा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद हम दोनों खामोश हो गए। मैं अपने आप को अजली चुगत महसूस कर रहा था। दर्जनों लड़कियां मेरे नजदीक आ चुकी थी, लेकिन खुद को इतना नर्वस पहले कभी महसूस नहीं किया था। आइए साइंस साहब चलें। कहा, मेरी आवाज जैसे कहीं दूर से आई। स्विमिंग पूल पर। अफशा की आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। ओ, अगर आप महसूस ना करें तो मैं कुछ वक्त दूसरों से अलग गुजारना चाहता हूँ। हो माफ कीजिएगा, गोया आदिल भाई की शरारत से आपको तकलीफ हुई। कैसी तकलीफ? मैंने बिला वजह आपकी तन्हाई में मुदाखलत की। अगर नागवारे खातर ना हो तो तशरीफ रखिए मिस अफशा। आपकी मुदाखलत के लिए मेरे लिए आपकी मुदाखलत मेरे लिए नागवार नहीं है। अफशा खामोश हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी आ गई थी, पलकें झुक गई थी, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि इससे क्या बात करूं। अच्छा खासा अहमक बन गया था और खामोशी भी बुरी लग रही थी। मेरा ख्याल है मिस अफशा के हमने आप लोग को खासा परेशान किया है। क्यों? अफशा ने बेसाख्ता कहा। भाई एक तरह से जबरदस्ती के मेहमान हैं।
ये सिर्फ आपका एहसास है साइम साहब, बराए करम मुझे बताइए कि क्या आपने किसी के अंदाज में नागवारी महसूस की है? अरे नहीं नहीं अफशा साहबा, आप लोग के बारे में सोचना भी गुनाह है। मैंने जल्दी से, तब फिर आपके अल्फाज, बस यूं ही हलाकी तकाजा भी है कि ज्यादा बार ना बना जाए। मैं नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब से इजाजत लेने की सोच रहा हूँ। अफशा ने गर्दन झुका ली, इसके होंठ कपकवाने लगे और मैंने इसकी आंखों में नमी देखी। हम आपको रोक भी तो नहीं सकते, हमारी आपकी हैसियत में बड़ा फर्क है। बदकिस्मती से हमारे पास कोई भी तो ऐसा जरिया नहीं कि हम आपसे रुक जाने के लिए कहें। वो लड़ती आवाज में बोली, ओहो अफशा साहब, आप संजीदा हो गई। हाँ, इस तस्वर से दुख होता है कि आप ये रोन के समेट ले जाएंगे। जाना तो होगा ही अफशा साहबा। अफशा चंद साथ खामोश रही, फिर बोली, शकीला में और मुझ में कितना बड़ा फर्क है। वो मेरी हमशक्ल है लेकिन खुशबख्त है। मैं इस जैसी शक्ल हासिल करके भी इस जैसी किस्मत ना पा सकी। क्यों? मैंने पूछा। अफशा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। काश मुझे भी बचपन में अगवा कर लिया जाता। मैं बेबस होती, मजलूम होती, मेरे ऊपर तस खा जाता और फिर मुझे इस कदर अपनाइए दे दी जाती कि मैं इसके बोझ तले दब कर रह जाती। काश मैं भी कोई राजहंस होती। आइए साइम साहब चलें। अभी नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अफशा की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। अरे अरे अफशा, अफशा साहबा ये क्या? शर्मिंदा हुआ आपके लिए जहमत बनी। वो उठ गई। सुनिए तो सही, बराए करम सुनिए। जी, वो रुक गई। क्या आप हमें जाने देंगी? कैसे रुक सकती हूँ? उसने डुबवाई निगाहों से मुझे देखा। कहें तो सही एक बार। रुक जाएंगे क्या आप? जिंदगी भर के लिए। साइम साहब, अफशा की शर्मगी आवाज उभरी। सच अफशा, आप कहिए तो सही। तो फिर रुक जाइए। अफशा ने रुख बदलकर दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। हमेशा के लिए? हाँ, उसने कहा। तेज से दौड़ गई। मैं खामोशी से खड़ा उसे जाते देखता रहा। मैंने उसे आवाज ना दी, बस एक अजीब सी कफियत मेरे जिन पर तारी थी। उम्र के इस दौर में न था कि नौजवानों की तरह दौड़कर उसे पकड़ लेता, बेकरारी से उसे आवाजें देता, वगैरह वगैरह। स्विमिंग पूल में अजीब तमाशा था। भाई खरबूज खान मूड में थे। साकत पानी पर पालती मारे बैठे हुए थे और किनारों पर खड़ा मजमा आंखें फाड़ फाड़ कर इन्हें देख रहा था। मजमे में शकीला भी थी। तालूत की महबूबा और महबूबा की मौजूदगी में तो बड़े से बड़ा इंसान भी अहमक नजर आता है। चनाचा अपना यार पानी पर पालती मारे बैठा था तो कौन सी बड़ी बात थी। मैंने अफशा को भी एक किनारे पर देखा और बेधड़क उसकी तरफ बढ़ गया। उससे इज्तनाब दूसरों पर इजहार बन जाता। अफशा ने भी मुझे देखा। हल्की सी घबराहट चेहरे पर उभरी तो फिर उसने भी शायद मेरे ही अंदाज में सोचा और पुरस्कून होगी। ये क्या है साइम साहब? उसने स्विमिंग पूल की तरफ इशारा किया। आदिल ही है, मगर ये पानी पर बैठे हुए हैं। इसने पैराकी का अला तरीन एजाज हासिल किया हुआ है हमारी रियासत में, लेकिन ये पैराकी की कौन सी किस्म है? अफशा हैरत से बोली, कुछ भी नहीं है ये तो, अगर आप कहें तो वो पानी पर दौड़ सकता है। मैंने बड़े वसूख से कहा। मैं नहीं मानती साइम साहब। क्यों? मुझे बताइए, मेरा लिबास खुद ब खुद कैसे बदल गया? शकीला ने मेरी जगह कैसे ले ली? और फिर वो अनोखे से वाकयात। अफशा ने उलझे हुए अंदाज में कहा, अरे हम लोग काले जादू के माहिर हैं। जी नहीं, सफेद जादू के। अफशा प्यार भरी मुस्कुराहट से बोली। क्यों? मैंने पूछा। अगर आप काले जादू के माहिर होते तो काले होते। ओ, मैं हंसने लगा। इसी बात तालूत की निगाह हम दोनों पर पड़ गई। वो उछलकर पानी पर खड़ा हो गया, फिर तेज से दौड़ता हुआ इस किनारे तक आया जहां हम दोनों खड़े हुए थे। उछलकर किनारे पर चढ़ाया। जी जी, मेरा नाम अफशा है। अफशा बरखस्ता बोली। ओ खुदा का शुक्र है। तालूत ने कहा, दोबारा पानी में छलांग लगा दी। अफशा हंसी ना रुक सकी। मैं भी कहका लगा रहा था, जबकि दूसरे लोग हैरान परेशान खड़े थे। तालूत अब बाकायदगी से पानी में तैर रहा था। फिर वो दूसरे किनारे पर निकल आया। सब लोग इसके गिर जमा हो गए। हम दोनों भी टहलते हुए दूसरे लोगों के पास पहुंच गए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम ये जादू है। तनवीर साहब कह रहे थे। पानी पर चलना इंसानी कारनामा नहीं हो सकता। ताजुब है तनवीर साहब, इसका मकसद है कि आपके यहाँ के तैराक सिर्फ पानी के नीचे ही जा सकते हैं। अरे हमारी रियासत के तैराक तो पानी पर बांस खड़े करते हैं, उन पर करतब दिखाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, मैं पानी पर सर के बल दौड़ सकता हूँ। तालूत ने कहा, तब फिर तुम्हारी रियासत जिन्नों की रियासत ही हो सकती है। तनवीर साहब मुस्कुराते हुए बोले और मैंने गहरी सांस ली। आपका ख्याल किस कदर हकीकी है मोहतरम, ये आप नहीं जानते। मैंने दिल में सोचा। काफी देर तक वो लोग तालूत की इस तैराकी पर हैरत का इजहार करते रहे। बहरहाल इसके बाद दूसरे प्रोग्राम शुरू हो गए, जिनमें खाने पीने का प्रोग्राम भी शामिल था। वैसे बदमाश तालूत बार बार मेरी अफशा की शक्लें देख रहा था, जैसे कोई अंदाजा लगाने की फिक्र में हो, लेकिन हम दोनों ने अपने चेहरे इतने नॉर्मल कर लिए थे कि कोई अंदाजा लगाना नामुमकिन था। बहरहाल उसे शुबा जरूर था। तन्हाई मिलते ही मेरे सर पर सवार हो गया। रिपोर्ट हैरियत। मैं कहता हूँ रिपोर्ट। तालूत होंठ बीच कर बोला। किस सिलसिले में बंदे खुदा? आरफ, मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो। क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो? अभी तुम्हारी जुबान सब कुछ उगल देगी। अजीब मनहूस आदमी हो। मैंने दांत पीसते का कोई राज राज नहीं रहने देते। राज के बच्चे, मैंने इसे तेरे पास भेजा था। तालूत बोला। जी हाँ, मेहरबानी। ये देखो। तालूत ने अपनी एक उंगली उठाई और मेरी निगाहें बेसाख्ता इसकी उंगली की तरफ उठ गई। तब अचानक ही मैंने अपने दिमाग में सन्नाटा महसूस किया, फिर जैसे मेरे हलक से कोई अजनबी आवाज निकली।